हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का ज्योग्राफी का प्रीवियस क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ज्योग्राफी एक सेट पीछे चल रहा है, सेट छठा देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? दाम्फा टाइगर रिजर्व, फिर है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, साबरमती शिखर। तू बोल रहा है कि दाम्पा टाइगर रिजर्व जो है क्या मिजोरम में पड़ता है? फिर है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में पड़ता है। तो दाम्पा तो मिजोरम में पड़ना चाहिए। ठीक है, दाम्पा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में होगा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम ना होके ये भी शायद मिजोरम में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो। साबरमती शिखर ये नागालैंड में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये दोनों तीनों कथन यानी 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है, तो दाम्पा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में पड़ता है यह सही है। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। ठीक है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य यह गलत है क्योंकि गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, ना ये भी मिजोरम में है, सिक्किम में यह नहीं है। फिर है साबरमती शिखर नागालैंड में है, यह सही है। साबरमती शिखर नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है और यह नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? ठीक है, एक अनुमान ही लगाया जाता है। तो क्या महाद्वीपीय विस्थापन से जीवों के विकास प्रभावित हुए होंगे? क्योंकि पहले कहा जाता है लगभग पूरी पृथ्वी जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे विस्थापित होते गया और 7 महाद्वीपों में ये बढ़ गया। तो क्या ये बंटवारा जो हुआ उतने सालों में, उससे क्या जीवों के विकास प्रभावित हो सकते हैं? क्षेत्रों में विस्थापित होते हुए गए तो उसके कारण अलग अलग मौसम ये सब का क्या है उस पर प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण तो जीवों के विकास में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए होंगे। तो ये कथन सही हो सकता है। हिमानी चक्र मतलब क्या है? बर्फ हिम ये सब का जो चक्र चला था तो उसके कारण भी जीवों के विकास में प्रभाव पड़ा ही होगा। इसलिए क्या होगा, ये दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही। तो क्या बोल रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन का जीवों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब महाद्वीप अलग होते हैं तो प्रजातियां अलग अलग वातावरण में विकसित होती हैं, जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है और कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। रहीमानी चक्र का रहीमानी चक्र ग्लेशियर साइकिल भी क्या है, जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं। कर जब हिमनद फैलते हैं तो वे आवासों को बदलते हैं और प्रजातियों को नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करते हैं। जब हिमनद पीछे हटते हैं तो वे नए आवास बनाते हैं और प्रजातियों को फिर से स्थापित होने का अवसर देते हैं। है गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव हो सकता है? तो ध्यान देना है कि नदियों पर बांध और बराजों का निर्माण, क्या ये डॉल्फिन की जो समष्टि है या आबादी है, ठीक है, उसके समूह को प्रभावित कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। फिर नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, तो ये नहीं करेगा। ये उसका क्या है, बोल सकते हैं फूड चेन का एक भाग तो हो सकता है, बट पूरी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, तो कभी कभी ये जो डॉल्फिन है मछली पकड़ने के जालों में भी फंस जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा उसके ह्रास का कारण। नदियों के आसपास के फसलों खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और कृषि रसायन, ये रसायन के कारण भी क्या है, उसका ह्रास हो सकता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 तो होगा, बट मगरमच्छ वाला नहीं होगा। ठीक है, तो नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, ये सब सही उत्तर है 1, 3, 4। ठीक है, वो कारण वही है। ये मगरमच्छ की बात करते हैं तो गंगा नदी डॉल्फिन मगरमच्छ दोनों ही एक ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन मगरमच्छ डॉल्फिन का शिकार नहीं करते हैं।
इसलिए मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट का एक संभावित कारण नहीं हो सकता, बाकी कारण हो सकता है। अब ये प्रदूषण फैलाएगा तो उससे भी हो सकता है। कारण नदियों के आसपास फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों के इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है, जिससे गंगा नदी डॉल्फिन के लिए आवास दूषित हो जाता है और उनकी आबादी में गिरावट के कारण हो सकता है। चलिए आगे है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना होगी। तो उधर का कुछ ये क्या है नाम है, ठीक है, बांज को ओक भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश जब इसका देखिएगा तो ब्रूस और चंदन। तो हमको लगता है जहां तक ये तीनों चीज उधर पाया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो ही चीज पाया जाता है, यानी कि बांज ब्रूस पाया जाता है। अच्छा, चंदन तो इधर क्या है, आपको दक्षिण भारत में मिलता है, हिमालय की तरफ तो मिलेगा नहीं, इस पर तो ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो एक और दो ही सही है यहाँ पे होगा। तो बांज हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, अगर ये आमतौर पर मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसको ओक भी बोलते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर है ब्रूस, ठीक है। ब्रूस भी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगता है या खासकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फिर है चंदन, जिसको बोलते हैं सैंडलवुड। चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है। तो चंदन के पेड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेहतर ढंग से विकसित होते हैं, ये ठंडे क्षेत्र में नहीं होते हैं। तो दो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का यानी पौधा का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से या ऐसे समुदाय जनजाति हैं। तो गोटिया और लेप्चा हैं क्या, बी में है गोडा और कोकू। कोकू या कोरकू लिखा हुआ था कहीं कहीं, ठीक है, यहाँ पे बीच में आर, कोरकू। फिर है इरुला और टोड़ा, डी में है सहरिया और अगरिया, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गोडा और कोकू। गोंड और कोकू जनजातियां मध्य भारत में पाई जाती है और वे प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जानी जाती है। वे हर साल मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं, जो पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह वृक्षारोपण अभियान उनके पारंपरिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होता है, यह है, और इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और आजीविका के साधन को बढ़ाना होता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपयुक्त में से कौन जो है आर्कटिक काउंसिल या आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। तो ये सब तो याद रखने वाला चीज है, किसी भी प्रकार से इसका ट्रिक बनाइए और याद रखना है। इसमें कौन कौन सा हो सकता है, तो डेनमार्क होना चाहिए इसमें, रशियन फेडरेशन भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम और जापान इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल हो गया, डेनमार्क 1, 4, 5 इसी नंबर में शायद होना चाहिए, देखते हैं। छठे नंबर, अच्छा सही तो है, डेनमार्क बताए थे, रशियन फेडरेशन बताए थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताए थे, ठीक है। तो डी नंबर में ही है। यूनाइटेड किंगडम तो हमने नहीं बताया था, जापान नहीं बताया था, ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कटिक परिषद के सदस्य देश वे हैं जिनकी आर्कटिक क्षेत्र में सीमा लगती है। ये देश कौन कौन है, तो ग्रीनलैंड के माध्यम से डेनमार्क का सीमा लगता है आर्कटिक क्षेत्र से। फिर है कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस जिसको बोलते हैं रशियन फेडरेशन या रूसी संघ बोल सकते हैं, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो वही है कि डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। जापान और यूनाइटेड किंगडम आर्कटिक परिषद के सदस्य तो नहीं हैं, हालांकि वे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त रखते हैं। निम्नलिखित त्रिकोण पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्राय समचारों में रहते हैं और देश, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र जो प्राय समचारों में आता है, ये टोटल एक साथ है। उच्चचन्या क्या रशियन फेडरेशन में या रूस के संघ में ही आता है। फिर है दारपुर, तो दारपुर जहां तक लगता है सूडान का भाग होना चाहिए।
और स्वात घाटी पाकिस्तान में पड़ता है, ना कि इराक में पड़ता है। तो पहला कथन तो सही है कि चेचन्या जो है रशियन फेडरेशन का भाग है, दारफुर सूडान का भाग होना चाहिए, और स्वात घाटी जो है क्या है, ये पाकिस्तान का भाग है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, एक से सही होगा। तो रशियन फेडरेशन का युग्म सही है। चेचन्या रूसी संघ का एक संघीय गणराज्य है। यहाँ अतीत में अलगाववादी आंदोलन हुए थे या हुए हैं। दारफुर ये माली का युग्म गलत है। दारफुर सूडान का एक क्षेत्र है जहाँ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। फिर स्वात घाटी, ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 का होगा, ठीक है, यानी कि जो चल रहा है अभी हम देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो उस वक्त की कहानी है। तो उस वक्त वहाँ चल रहा था, ध्यान में रहे कि आप माइंड में फिट मत कर लेना है कि अभी ये हुआ था, ठीक है, लेकिन जगह को याद रखना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जो खबरों में रहता है। अभी जो खबर में है कुछ एरिया, कुछ देश जहाँ कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उस प्रकार का ये मिलान का आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा यह गलत है। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तालिबान से जुड़े उग्रवादी गतिविधियों के कारण यह भी क्षेत्र खबरों में रहा है, उस वक्त रहा था, ठीक है। तो अभी जो क्षेत्र खबरों में है, तो ज्योग्राफी से वही सब क्वेश्चन आता है, मिलान सब में आ सकता है, ठीक है। हम इस विश्लेषण देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। कोयला संस्तर, मीथेन और शेल गैस नामक दो गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, कोयला संस्तर मीथेन या कोल बेड का हिस्से को बोलते हैं, कोयला संस्तर को, ठीक है। तो मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है। तो यहाँ तक कथन तो सही है, ठीक है। जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है। मुख्य रूप से जो शेल गैस है उसमें भी मीथेन ही होता है और बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, ठीक है। इस कारण से पहला कथन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है। फिर भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, ये बात सही है, ठीक है, ठीक ठाक स्तर पे है, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए, तो ये गलत है। शेल गैस के भी स्रोत पाए गए, इस कारण से ये कथन भी गलती होता है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोयला संस्तर मीथेन, कोयला संस्तर से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, यह सही है, लेकिन शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है। शेल गैस मुख्य रूप से मीथेन होती है, लेकिन इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी हो सकते हैं। इसे शेल नामक सूक्ष्म कणिक अवसाद शेलों से निष्कर्षित किया जाता है। फिर भारत में कोयला संस्तर मीथेन के स्रोत बहुत ही आत में है, लेकिन शेल गैस के स्रोत भी पाए गए हैं। भारत में शेल गैस के भंडार की खोज की गई है, लेकिन इनका दोहन अभी प्रारंभिक अवस्था में है। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो चांगपा समुदाय वो है जो पश्मीना नामक बकरी का पालन करता है। तो वो मुख्य रूप से लद्दाख, कश्मीर ये सब वाले भाग में पाए जाएंगे, उत्तराखंड में नहीं होते। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरों या बकरियों को पालते हैं, कथन सही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चांगपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में रहते हैं, ना कि उत्तराखंड में। तिब्बती मूल के खानाबदोश हैं, यानी घुमक्कड़ प्रकृति के ये लोग हैं। चांगपा समुदाय चांग थांगे बकरियों, जिसको बोलते हैं पश्मीना बकरियां, ध्यान में ये भी रखना है, को पालते हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। यह ऊन बहुत महंगा होता है और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कथन तीसरा क्या, चांगा समुदाय को भारत में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। क्या अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रवाल भित्तियां पाया जाएगा, तो पाया जाएगा। कच्छ के खाड़ी में भी पाया जाएगा, मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाएगा। बट सुंदरबन क्या है, ये नदी का एक डेल्टा है, वहां पे ये नहीं पाया जाता है, भित्ति वहां नहीं पाया जाता है। समुद्री भाग में पाया जाएगा तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, समुद्र से रिलेटेड है। बट सुंदरबन जो है क्या है, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में है, ठीक है, उसी पे ये मैंग्रोव ये सब मिलता है वहाँ पे।
तो 4 तो होगा नहीं, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रवाल भित्तियां पाई जाती है अंडमान निकोबार से द्वीप समूह में। करियर क्षेत्र अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। कच्छ के खाड़ी की बात किया जाए तो कच्छ के खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, हालांकि यहाँ की प्रवाल भित्तियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित है। फिर मनार की खाड़ी, कर मनार की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां मौजूद हैं और यह भारत के महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है। फिर है सुंदरबन, कर सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, प्रवाल भित्तियों के लिए नहीं। सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है और यहाँ खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। कर भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे है? मृदा अपक्षय मृदा का क्षरण हो, ठीक है, तो वेदिका कृषि, तो इससे तो मिट्टी का बचाव करने के लिए किया जाता है, ढलानदार जगहों पे वेदिका कृषि किया जाता है। वनों उन्मूलन मतलब वन को काटना, वन को हटाना। पेड़ पौधा का जड़ क्या होता है, मिट्टी को पकड़ रखता है, और जब भी हम वन का उन्मूलन कर देंगे तो वहाँ का मिट्टी क्या है, बच सकता है बारिश से, सब के कारण, हवा ये सब के कारण। ठीक है, तो ये कारण तो होगा, एक दूसरा कारण होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो जलवायु जो है मुख्य रूप से क्या है, मृदा अपक्षय को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे केवल 2 ही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है, वेदिका कृषि मृदा संरक्षण की विधि है, ना कि मृदा अपक्षय का कारण है। ये तो हमने बताया, वनोन्मूलन के बारे में बताया। उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में यदि देखना है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उच्च वर्षा होती है जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है, हालांकि केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु की मृदा क्षय का कारण नहीं है। अन्य कारक जैसे कि वनोन्मूलन और अनुचित कृषि पद्धतियां भी मृदा अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? उत्क्रमण मतलब दिशा चेंज होना। ठीक है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण मतलब कि मौसम के अनुसार पवन की दिशा बदल जाना। तो किसमें, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर है उपयुक्त सभी जलवायु या मानसून जलवायु। तो मेन रूप से क्या है, पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु में होता है व्यापक रूप से। तो क्या है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसून जलवायु का एक विशिष्ट लक्षण है। मानसून जलवायु में हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदल रहती है। गर्मियों में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती है जिससे बारिश हो जाती है। जबकि सर्दियों में हवाएं क्या होता है, जमीन से समुद्र की ओर चलती है जिससे मौसम शुष्क रहता है। भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में है कि भूमध्य रेखीय जलवायु में हवाओं की दिशा में कोई महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मियों में शुष्क और गर्म हवाएं, सर्दियों में क्या होता है, आर्द्र और ठंडी हवाएं चलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की बात, लेकिन सामान्यतः हमारे तरफ की बात किया जाए तो सर्दी में क्या होता है, मौसम शुष्क होता है, ठंडी हवाएं तो रहेगा तो अलग बात है। और क्या होता है, भारत में गर्मी शुष्क ना होकर आर्द्र होता है और गर्म हवाएं चलेगा तो लू ये सब चलता अलग बात है। लेकिन पवनों का उत्क्रमण मानसून जलवायु जितना स्पष्ट यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपयुक्त में कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ध्यान देना है कि लोहित और सुबनसिरी जहाँ तक ध्यान में है ये दोनों तिब्बत के पठार से निकलना चाहिए, तिब्बत वाले भाग से, बट बराक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं करता होगा, तो यहाँ पे 2 और 3 होगा। ठीक है, कर रहा है मतलब नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है। कर लोहित नदी, कर यह नदी तिब्बत में जायू के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर सुबनसिरी नदी भी है कि यह भी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बराक नदी की बात किया जाए तो बराक नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम और असम से होकर ये बहती है, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश में से नहीं गुजरती है, या प्रवेश नहीं करती है। इसलिए केवल लोहित और सुबनसिरी ही नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बहती है। तो ये सब क्वेश्चन आसान नहीं है, टफ ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में सारे क्या है, अफवाह क्षेत्र के बारे में भारत का जो भी है उसको देखना जरूरी है, जानना जरूरी। कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका किससे है, अफवाह तंत्र से है। ठीक है, तो निम्नलिखित तिगुओं पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि और नदियों का संगम। तो हरिक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब जिसको वेटलैंड बोलते हैं, तो ये ब्यास और सतलुज के संगम पे है, तो ये पहला तो सही है।
अरे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है? नहीं, ये क्या है, गंभीर नदी और एक कौन सा नदी और था, ठीक है, बाण गंगा करके कुछ होगा, उसके क्षेत्र में ये पड़ता है केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान। कलोरी झील मुस्सी और कृष्णा का संगम, तो ये कृष्णा नदी तो है, एक और शायद गोदावरी की कुछ है, ठीक है, तो ये मुस्सी नदी इसमें नहीं आता है। तो ये दो कथन क्या है, गलत हो जाता है, पहला कथन सही है, केवल कथन एक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे है हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज का संगम है, ये सही है। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर स्थित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है, यह गलत है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान में स्थित है। यह बनास और चंबल नदियों के संगम पर नहीं है। यह मुख्य रूप से अजान बांध से पानी प्राप्त करता है, जो गंभीर और बाणगंगा नदियों से जुड़ा है। तो यह अजान करके कुछ बांध है, उससे पानी प्राप्त करता है। फिर कलोरी कोलेरू झील मुसी और कृष्णा नदी, ये जो क्वेश्चन में था कर ये गलत है, क्योंकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में स्थित होता है, ना कि मुसी नदी के संगम पर है, ठीक है। क्षेत्र है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये देखेंगे। किन्नौर एक क्षेत्र है, क्या ये सुपारी के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नहीं, किन्नौर ये सब मुख्यतः जो है सेब एप्पल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मेवात, ठीक है, तो मेवात का जो क्षेत्र है वो आम के लिए, ये भी नहीं है। फिर है कोरोमंडल, तो ये इधर आ जाएगा दक्षिण भारत में आपका, ठीक है। तो सोयाबीन मुख्य रूप से यदि फेमस है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उत्पादन में, तो ये तीनों कथन क्या है, गलत है। तो किन्नौर सुपारी ये गलत है। किन्नौर कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सेब, खुबानी और अन्य फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और सुपारी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। फिर है मेवात, में क्या आम के लिए प्रसिद्ध है? तो मेवात हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह डेयरी उत्पादों और कृषि के लिए जाना जाता है। आम के लिए उत्तर प्रदेश जैसे मलिहाबाद और महाराष्ट्र जैसे कि रत्नागिरी ऐसे क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर कोरमंडल जो सोयाबीन के लिए बात कर रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि कोरमंडल तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है और ये चावल, मछली और नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहाड़िया और क्षेत्र, कार्डमम पहाड़िया, फिर एक कैमूर पहाड़िया, फिर है महादेव पहाड़िया, फिर है मिकिर पहाड़िया। तो जहां तक इसके बारे में बताया जा रहा है कि कार्डम पहाड़िया कोरमंडल तट तक प्रवेश नहीं करता है तो दोनों दक्षिण भारत में, बट कोरमंडल तट इससे क्या है, दूर पड़ जाता है। कैमूर है तो ये बिहार में पड़ता है, तो ये कोंकण तट तो उधर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि तटीय एरिया में बिहार आता ही नहीं है। फिर है महादेव पहाड़ियाँ, तो ये मध्य भारत में पड़ता है, ये सही है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, ये सही है, ठीक है। तो क्या है, कार्डमम पहाड़ियाँ जो कोरमंडल तट की बात कर रहा है, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जो कोरमंडल तट से क्या है, दूर है। फिर है कैमूर पहाड़ियाँ, तो कैमूर क्या पड़ता है, बिहार में, तो कैमूर पहाड़ियाँ बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कोंकण तट से बहुत दूर है। फिर महादेव पहाड़ी की बात किया जाए तो मध्य भारत में, ये सही है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मध्य भारत का हिस्सा है। फिर है मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये सही है। मिकिर पहाड़ियाँ असम में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, ठीक है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? क्या है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जैव मंडल निश्चय, रिजर्व जिसको बोलते हैं, यह स्थापना करने में निहित है। तो क्या होता है जैव मंडल निश्चय, स्फीयर रिजर्व? जैव मंडल निश्चय एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य के पारंपरिक जीवन को बनाए रखने के लिए स्थापित किया। जीव मंडल निश्चय के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। तो देख ही लेते हैं, यह सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है।
जहाँ मानवीय गतिविधियां सीमित होती है, ये भी मिलाने के लिए आ सकता है और सेंटेंस को आगे पीछे करके दे सकता है। ठीक है, तो ये सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ मानवीय गतिविधियां सीमित होती है। फिर है बफर क्षेत्र, इस क्षेत्र में सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि अनुसंधान के लिए यूज कर सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र है, यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ मानव बस्तियां भी हो सकती है, कृषि और अन्य गतिविधियां हो सकती है, लेकिन यह इस तरह से प्रबंधित किया जाता है कि जैव विविधता का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। फिर जीवमंडल निश्चय का उद्देश्य जैव विविधता और मानव संस्कृति दोनों को सुनिश्चित करना है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन में और भी था, वनस्पतिक उद्यान है। क्या होता है, तो वनस्पतिक उद्यान पौधे के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे मनुष्यों के पारंपरिक जीवन को संरक्षित करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय उपवन, जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उपवन जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे अक्सर स्थानीय समुदायों को भी विस्थापित कर देते हैं। फिर है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से वन्यजीवों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे मनुष्यों को पारंपरिक जीवन को संरक्षित करने के लिए डिजाइन। टर्की किनके मध्य स्थित है, तो ये होना चाहिए ऑप्शन पहला ही, नहीं पहला नहीं, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच तुर्की पड़ना चाहिए, टर्की वही हुआ। ठीक है, तो काला सागर और भूमध्य सागर, और टर्की या तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है तो ये टर्म तो रहेगा कि एशिया और यूरोप दोनों में स्थित कौन सा देश है, चार देश का नाम दे दिया जाएगा, तो ये टर्की को ध्यान रखना है। और इसकी भौगोलिक स्थिति काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है। टर्की के उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में मध्य सागर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थितिकरण क्या है, तो ये तो एक क्या है, इसमें हमको मैप का वर्ल्ड मैप का भाग को चिपकाना चाहिए था, बट हमें ध्यान नहीं रहा। चलिए इसको देख लेते हैं, आप मैप पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, फिर सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी तो सिंगापुर होगा। उसके बाद बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी। वियतनाम की फिर राजधानी हनोई आ जाएगा, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो वही है दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नगरों का सही क्रम क्या है, तो ये यहाँ है जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। ठीक है, ये सब मैप बोला है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है, क्या बोल रहा है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है। चलिए आज हमने ज्योग्राफी के नाम पे तो इसको बता दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पर्यावरण से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐड कर लेते हैं पर्यावरण को, और कुछ यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन सिर्फ जुड़ा नहीं है। तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, और मुख्य रूप से क्या है, पर्यावरण को पहले क्या है ज्योग्राफी के साथ ही ऐड करके पढ़ा दिया जाता था, अब उसको मृदा के बह जाने की रोकथाम। फिर देश की बारहमासी नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण तथा भाव जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। क्या है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्या है, मृदा के बह जाने, ये तो लग ही रहा है, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, फिर प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। क्या इसका आंसर ये लास्ट वाला है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, एक हटा दिया है, यह 2, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, तो ये तो लग रहा था कि गलत है, ये नहीं है इसका भाग। बस मृदा के बह जाने का रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं मृदा के बह जाने की रोकथाम कैसे होता है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के द्वारा इंटीग्रेटेड वाटर से इस मिट्टी के कटाव को कम करना और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और कृषि उत्पादकता को
बढ़ाने में मदद करता है। अगर देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना का यह कथन गलत है। नदी जोड़ो परियोजना एक अलग अवधारणा है जिसका उद्देश्य देश की नदियों को आपस में जोड़ना है ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके। कर एकीकृत जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, ये तो होगा। एकीकृत जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में तो होगा ही। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन तो कह रहा है कि एकीकृत जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में वृक्षारोपण और वन प्रबंधन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिससे प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन होता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन तो कल मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इकोसिस्टम का क्वेश्चन भी ऐड हो गया तो ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो